नितेश जी, आप प्रणाम कर रहे हैं, आपको आशीर्वाद। और सतवीर भी मुझे प्रणाम कर रहे हैं, और सुमन जी वॉच कर रही हैं, अच्छी बात है। प्रियंका भी, पूजा भी जुड़ रही हैं। समय से हम सब जुड़ गए, इसका मतलब। हम अपनी बात शुरू करें। अगर आप आयोजन मंडल से जुड़े लोग अगर सब तैयार हैं तो हम अपनी बात शुरू करते हैं। श्यामनंदन जी, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए, प्रभाकर जी भी दिख रहे हैं। तो मैं, हाँ सुमन जी नमस्ते। तो मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। साहित्य संवाद मंच के संरक्षक डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह जी, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज, नितेश जी, सच्चिदानंद जी, सर्वेश जी और उज्जवल जी, आप सभी के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि हम सब एक संवाद के लिए जुड़े हैं। संवाद भी सार्थक हो, बातचीत भी सार्थक हो, ये हम सबका उद्देश्य होना चाहिए, और यही मंशा भी है हम सबकी। मैंने ये विषय उन छात्रों के लिए, शोध से जुड़े उन विद्यार्थियों के लिए, अपने मित्रों के लिए और कुछ साहित्यकारों और कुछ संपादकों के लिए रखा है। कल, आज और कल एक छात्र के रूप में जब मैंने प्रेमचंद को पढ़ा, जो कुछ समझा, एक शोध छात्र के रूप में पढ़ा, एक शिक्षक के रूप में देखता हूँ और एक शोध निर्देशक के रूप में देखता हूँ, तो पाता हूँ मेरी क्रमशः दृष्टि पैनी होती गई, बदलती गई। और ख़ास करके जब मैं अपने गांव को देखता हूँ, अपने ज़िले को देखता हूँ, अपने राज्य को देखता हूँ और अपने देश को देखता हूँ, तो यह पाता हूँ कि वो रचनाकार, वो कलाकार बहुत बड़े दर्जे के थे, बड़े लोग थे, और उनकी रचनाधर्मिता बड़ी थी। उन्होंने एक दूसरे के गुण और दोष की व्याख्या नहीं की, उन्होंने एक दूसरे को छोटा और बड़ा करके नहीं आंका, उन्होंने देश को, समाज को प्रगति के पथ पर लाने के लिए अपनी बात कही। मित्रों, हम प्रेमचंद को क्यों पसंद करते हैं, या हम प्रेमचंद को क्यों अच्छा मानते हैं? हम सब प्रेमचंद को क्यों बार बार पढ़ते हैं और फिर कुछ न कुछ नया मिलता है? देवकीनंदन खत्री, गोपाल गहमरी, यानी चंद्रकांता की दुनिया से, मनोरंजन, तिलस्म, अय्यारी, जादूगरी की दुनिया से जब वो हमको जीवन से जोड़ते हैं, अपने साहित्य को, अपने कहानी को, अपने उपन्यास को जब जीवन से जोड़ कर देखते हैं, तब प्रेमचंद हमको अपने लगने लगते हैं। धरती की बात और धरती के लोगों से जब वो करते हैं, तो लगता है प्रेमचंद हमारे आसपास की कुछ कहानियों को देख रहे हैं, कुछ परिवारों को देख रहे हैं और कुछ कहना चाह रहे हैं, और वो कहते भी हैं। कला कला के लिए और कला जीवन के लिए। प्रेमचंद ने कला जीवन के लिए की पक्षधरता रखी। और सबसे बड़ी बात, प्रेमचंद कला को, उपन्यास को और कहानी को उपयोगिता की तुला पे तौलते हैं। उनकी कहानियाँ सिर्फ मनोरंजन करके अपना काम नहीं पीछा छुड़ा लेती, उनके उपन्यास सिर्फ मनोरंजन नहीं करते, हमारा दिल नहीं बहलाते, वो हमारे दुखों को, हमारे सुखों को, हमारे जीवन को, हमारे समाज को प्रतिबिंबित करते हैं। भारत गांव का देश रहा है मित्रों। प्रेमचंद तो वो कलाकार हैं, वो रचनाकार हैं जो हमारे दादा के और बाबा के समय लिखना शुरू किए।
मेरे पिताजी और हमारे समय में उनकी उपयोगिता बनी, और अगली पीढ़ी को वो क्या संदेश देना चाहते हैं, अगली पीढ़ी को वो क्या कहना चाहते हैं। मैं ये कहूँ कि मनुष्यों को, इंसानों को आने वाले समय में क्या पाठ पढ़ाना चाहते हैं, उनकी प्रासंगिकता जस की तस क्यों बनी हुई है, हमारा ध्यान बार बार उस पर जाता है। धर्म हो, राजनीति हो, शिक्षा हो और साहित्य हो, प्रेमचंद हमेशा सचेत रहते हैं। वह कहते हैं, साहित्यकार का दर्जा इतना नीचे मत गिराइए कि वह महफिल सजाने की वस्तु हो जाए। वो कहते हैं, वो तो राजनीति और राष्ट्र प्रेम से आगे आगे चलने वाला कलाकार होता है। वह एक प्रकाश पुंज की तरह चलता है, वह एक टॉर्च है, वह एक रास्ता दिखाता है। साहित्यकार का दर्जा बड़ा होता है। धर्म के बारे में कहते हैं, आप सबों ने पढ़ा होगा कर्मभूमि में, जब वो लिखते हैं, धर्म का काम तो मेलजोल कराना होता है। धर्म क्यों रस्मों में, रिवाजों में, खान पान में, रहन सहन में टांगे अड़ाता है। प्रेमचंद चोट करते हैं। एक प्रसंग आता है, आप सबों ने देखा होगा, कर्मभूमि में पढ़ा होगा। हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं प्रेमचंद, क्योंकि वो जानते थे बड़े भारत को, समृद्ध भारत को, स्वतंत्र भारत को अगर हम विश्व स्तर पर महान शक्ति, बड़ी शक्ति के रूप में देखना चाहते हैं तो हिंदू मुस्लिम की एकता को स्थापित करना होगा। दो दोस्त हैं, अमर और सलीम। सलीम मुसलमान है, अमर हिंदू है। अमर के पिताजी कहते हैं सलीम से कि तुम कहो तो तुम्हारा मलमूत्र मैं साफ कर दूं, तुम्हारी गंदगी साफ कर दूं, लेकिन संस्कार को मिटाना मुश्किल है। आगे चलकर वही स्थितियां बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं। जब समरकांत जी समाज सेवा करते हैं, गांव के किसानों और लोगों के लिए नेतृत्व करते हैं, आंदोलन की अगुवाई करना चाहते हैं, करते हैं। एक ऐसा प्रसंग आता है कि सलीम और समरकांत जी एक साथ बैठते हैं और उसके कंबल पर, उसके बिस्तर पा करके एक साथ एक थाली में खाना खाते हैं। सलीम कहता है, दादा आप मुसलमान हो गए। समरकांत जी कहते हैं, बेटा ये क्यों नहीं कहते, तुम हिंदू हो गए। आइए हम सब मिलकर प्रेमचंद की उस वाणी को ताकत दें और तुलसीदास की उस बात को चरितार्थ करें, सब नर करें परस्पर प्रीति। हम जुड़ना चाहते हैं, हम मिलना चाहते हैं, हम संवाद करना चाहते हैं। प्रेमचंद अक्सर इस बात को जानते थे, भारत गांव का देश है और गांव में किसान बसता है। किसान की स्थिति कैसी है, मुझे ऐसा लगता है मित्रों, 1936 का जो किसान था, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का जो किसान है और आने वाले समय में जो किसान होगा, वो शायद और बेबस तो नहीं हो जाएगा। कुछ प्रसंग हैं गोदान में, चाहे जितनी कतर बेऊत कर लो, एक एक कौड़ी को दांत से पकड़ो, लगान से बेबाक होना मुश्किल है। ये ऐसा कौन सा लगान है जो, ऐसा कौन सा लगान है जो पूरा ही नहीं होता, जो खत्म ही नहीं होता, जिसकी भरपाई किसान नहीं कर पाता। एक बात और, एक प्रसंग आता है, मोटा होना बेहाई है। 100 को दुबला करके एक कोई मोटा हो, उसमें सुख कहां। इस जन्म में आशा नहीं है भाई, हम राज नहीं चाहते, भोग विलास नहीं चाहते, खाली मोटा झोटा पहनना और मोटा झोटा खाना चाहते हैं। फिर भी नहीं सधता। ये किसको नहीं सधता? कौन है जो हमारे रोजी रोटी, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में बार बार हस्तक्षेप करता है और हमें जीने नहीं देता? निराला की बात याद आती है, ऊपर ऊपर ही पी जाते हैं जो पीने वाले हैं, कहते ऐसे ही जी लेते हैं,
जो जीने वाले हैं। हमारी अगली पीढ़ी हमसे सहमत नहीं हो सकती है। मित्रों, हर पीढ़ी अपनी पिछली पीढ़ी से अपने आप को आगे मानती है, मानना भी चाहिए। विज्ञान, तकनीकी परिस्थितियाँ, विकास, ऐसे ये मानदंड हैं जो अगली पीढ़ी अपनी पिछली पीढ़ी से अपने आप को आगे मानती है। गोबर कहता है, दादा का ही कलेजा है कि सहते हैं, मुझसे तो एक दिन नहीं सहा जाएगा। कितनी सही बात है। क्या ये किसान किसी एक किसान की हालत है? क्या ये सभी किसानों की दुर्दशा थी? प्रेमचंद लिखते हैं, ये सारे किसानों की दुर्गति है। ऐसा एक भी आदमी नहीं है। 1936 के गोदान में प्रेमचंद ये चर्चा कर रहे हैं। गांव का एक भी ऐसा आदमी नहीं है जिसकी सूरत रोनी न हो, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट हो, जो खुशहाल हो। आज का किसान, अगर हम आज एक किसान की बात करें तो रोज ही आए दिन हम समाचारों में, अखबारों में देखते हैं किसानों ने आत्महत्या कर ली। उनकी पैदावार का, एक सामान्य पैदावार का मूल्य भी नहीं मिलता। मित्रों, उनका परिवार कैसे चलेगा? मैं तो एक बात कहता हूं, अक्सर एक बात जोर देकर कहता हूं, एक गिलास ठंडे पानी का महत्व वही बता सकता है जो एक रेगिस्तान से आता है। उसे क्या पता, हमको आपको एक गिलास पानी का महत्व क्या पता? हम सब तो अपने अपने घरों में पंखों और एयर कंडीशन के नीचे बैठे हैं। उसी तरह जिन्होंने किसान की रुपाई, जिन्होंने बुआई, जिन्होंने मड़ाई नहीं देखी, वो किसानों के दर्द को नहीं समझ सकते। एयर कंडीशन पर बैठकर किसान की हालत और हालात पर चर्चा नहीं की जा सकती। मेरा गांव राजपुर है, मैं बलिया से हूँ, मैं गांव से जुड़ा हूँ, मैं गांव के दुख को, दर्द को भली भांति जानता हूँ और परिचित हूँ। और गांव मुझे अच्छा लगता है, गांव की बातें मुझे अच्छी लगती हैं। गांव को तो हमने आपने बिगाड़ दिया। प्रेमचंद दबते नहीं थे, प्रेमचंद दरेरा देकर अपनी बात कहते थे। उन्होंने क्रांति का शंखनाद 1936 में कर दिया था। वे जानते थे आने वाले समय में किसानों के लिए और कठिनाई आने वाली है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी किसानों की दशा सुधरने वाली नहीं है। तभी वो कहते हैं, संसार में गऊ बनने से काम नहीं चलता। जितना दबोगे लोग उतना दबाएंगे। भगवान न करे कोई बेईमानी करे, यह बड़ा पाप है। बेईमानी बड़ा पाप है। लेकिन हक के लिए, न्याय के लिए, अपने हक के लिए, अपने न्याय के लिए न लड़ना सबसे बड़ा पाप है। और प्रेमचंद इस बात को 1936 में कह रहे थे। हाँ, प्रेमचंद अश्लीलता को पसंद नहीं करते। प्रेमचंद हमेशा शिष्ट साहित्य को, अच्छे साहित्य को समृद्ध करना चाहते थे। एक प्रसंग आता है जहां एक पात्र एक पठानीन को, एक बुढ़िया पठानीन को कुछ वस्त्र देता है, साड़ियां देता है। बदले में सकीना से उसको लगाव हो जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है और पठानीन देखती है कि अमर और सकीना पास हैं, तो उसके तेवर बदल जाते हैं और कहती है, निकल जा छोकरे। यद्यपि अमर उस परिवार को मदद कर रहा होता है, लेकिन पठानीन बुढ़िया कहती है, निकल जा छोकरे, तू जानता है हम गरीब क्यों हैं? क्योंकि हमें आबरू प्यारी है। हम गरीब इसलिए हैं कि हमें अपनी आबरू प्यारी है। प्रेमचंद कभी भी किसी भी गरीब के प्रति कितने संवेदनशील हैं, उसकी अस्मिता को हमेशा बचा के रखना चाहते हैं। सुमन वेश्यालय पहुंच जाती है सेवा सदन में।
लेकिन देह का व्यापार नहीं करती, उसके आदर्श अभी भी बचे हुए हैं। प्रेमचंद रंगीन गुड्डे गुड़ियों की खेल की कहानी नहीं कहते, वो वेश्यावृत्ति से, स्त्रियों के वेश्यालय में जाने से रोकने की वकालत करते हैं। हमारा समाज रोजमर्रा की जिंदगी, राजनीतिक, पुलिस, वकील, न जाने कितने हमारे स्तंभ हैं। और किन परिस्थितियों में कोई भी स्त्री या लड़की वेश्यालय चली जाती है, सेवा सदन में इसका बहुत प्रेमचंद ने मार्मिक प्रसंग रखा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मध्यम वर्ग के पास जिसे बेटी होना गुनाह हो, क्योंकि उसे दहेज की समस्या से जूझना पड़ता है। उस समय वेश्यावृत्ति, हम 1916 और 18 की बात कर रहे हैं मित्रों, इस समय वेश्यावृत्ति, नाच गाने का शौक हर समाज में दिखाई पड़ता था, हर गांव में दिखाई पड़ता था। प्रेमचंद ने इस पर चोट किया और उन्होंने कहा हमारी स्त्रियां स्वावलंबी हों, आत्मनिर्भर हों, अपने चरित्र के साथ कोई समझौता न करें, इसलिए उन्होंने सेवा सदन की स्थापना की। आज भी हम देख सकते हैं हमारे गाँव में, हमारे आसपास बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो बिंदी बनाती हैं, सिलाई का काम करती हैं, अचार बनाती हैं, मुरब्बा बनाती हैं और अपने पैरों पर खड़ी हैं। वो अपने परिवार का भरण पोषण करती है, पालन पोषण करती है। प्रेमचंद को वो स्त्री हमेशा पसंद है जो अपने बच्चे को पीठ पर बांधकर मजबूती से मेढ़ों पर काम करती है और अपने परिवार का पालन पोषण करती है। उनको वो स्त्री हमेशा श्रेष्ठ कर दिखती है, क्योंकि उसके श्रम की महत्ता को प्रेमचंद पहचानते हैं। वो स्त्रियां प्रेमचंद को कभी पसंद नहीं हुई जिसके सेज सजे हों, केस सुलझे हुए हों, जो अपने घरों में सुख संपदा के साथ, ऐश्वर्य और आराम के साथ जिंदगी जी रही हैं। ये वो देश है जहाँ स्त्रियों की हम पूजा करते हैं। हम अपनी माँ से, अपनी माटी से बहुत प्यार करते हैं। हम अपनी बहन से, हम अपने दोस्त की बहन को अपनी बहन मानते हैं, हम अपने गांव की बेटी को अपनी बहन मानते हैं। ये हमारा वो देश है मित्रों जहाँ स्त्रियों के प्रति देवी का भाव होता है। रमन्ते तत्र देवता, नारियां पूजी जाती हैं इस देश में। इसलिए मैं कहता हूँ, रोम और मिस्र मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो हमारी कौन सी बात है? हमारी बात है आपसी भाईचारे का, प्रेम का, त्याग का, सेवा का, संयम का और स्त्रियों के प्रति सच्ची श्रद्धा का, स्नेह का। एक प्रसंग आपको बताऊं। प्रेमचंद मुहावरेदार और लोकोक्तियों में जब बात करते हैं, प्रेमचंद जब अपनी बात कहते हैं और जब मालती का प्रसंग उठाते हैं, समाज के बड़े लोगों के बीच में मालती का रहन सहन, पहनावा, चाल चलन ऐसा लगता है जैसे वो अच्छे चरित्र की स्त्री नहीं है। लेकिन मित्रों, जब गोबर के बच्चे को चेचक होता है, जब वो अपने गले से लगा करके उसका इलाज करती है, क्योंकि पेशे से वो डॉक्टर है, उसका कद कितना बड़ा हो जाता है और वो कितने बड़े जगह पर प्रतिष्ठित हो जाती है। हमारे आपके घरों में अगर किसी बच्चे को चेचक होता है तो हम आप कितना दूर रहते हैं, और वो मालिक है। मालिक और नौकर का संबंध प्रेमचंद बहुत ठीक से जानते थे। और मालती स्त्री पात्र है, नारी पात्र है, उसके प्रति जो लोगों की धारणाएं थी वो बदल जाती। एक जगह और प्रेमचंद की बात वो कहते हैं, मालती ऊपर से तितली है और अंदर से मधुमक्खी है। लेकिन जब वो गांव की स्त्रियों के बीच में जाती है, गांव के नारियों के बीच में बैठती है, उसी खाट पर बैठती है, उनके बीच में बैठती है, आपको ऐसा नहीं लगेगा यह पेशे से डॉक्टर मालती है। प्रेमचंद किसी भी बात को कहने से पहले उस बात को उपयोगिता के तुला पर तौलते हैं। मैंने आपसे कहा, प्रेमचंद बड़े कलाकार हैं, बड़े रचनाकार हैं। प्रेमचंद का एक बड़ा उपन्यास आता है 1925 में, रंगभूमि। सूरदास को अमरत्व प्रदान करती है वहां की परिस्थितियां, वहां का समय। वह कहता है, जिंदगानी एक खेल है। जब उसके छोटे से टुकड़े को, खेत के टुकड़े को साम्राज्यवादी, उपनिवेशवादी, कैपिटलिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट
जब खरीदना चाहते हैं। 1925 की बात है मित्रों। प्रेमचंद झुकते नहीं, सूरदास टूटता नहीं, वो बिकता नहीं, क्योंकि उसे अपनी माँ से, अपनी माटी से बहुत प्यार है। हम सबको अपनी माटी से बहुत प्यार है। एक संग्राम छिड़ता है और वो कहता है, जानते हो ये तो जिंदगानी एक खेल है। तुम खेल अच्छे से खेलते हो, तुम मिलकर खेलते हो, तुम मिलाकर खेलते हो, इसलिए तुम जीत जाते हो। हम तन कर खड़े हैं, हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, गाली देते हैं, आपस में लड़ते हैं, हम समझौता नहीं करते, इसलिए हम हार जाते हैं। लेकिन एक दिन तुम्हारा खेल तुम ही से सीख कर और तुमको हरा देंगे। तुम इस खेल में जानते हो क्यों जीत जाते हो? क्योंकि तुम नियत से नहीं खेलते, तुम्हारी निगाह जीत पर होती है। और हम हार जाते हैं क्योंकि हम नियत से खेलते हैं, हम खेल की भावना से खेलते हैं। ऐसा ही होता है मित्रों। सूरदास अमर हो जाता है। एक अंधे भिखारी को प्रेमचंद ने महानायक बना दिया। दलित सूरदास प्रेमचंद की रंगभूमि का नायक और महानायक बन जाता है। लेकिन जानते हैं क्यों? क्योंकि वो अपनी जमीन नहीं बेचता, वो किसी धन्ना सेठ से, किसी पूंजीपति से, किसी कैपिटलिस्ट से समझौता नहीं करता। इसके समानांतर 1931 आते आते प्रेमचंद चीजों को समझ रहे थे। प्रेमचंद ने कहा, गबन एक छोटी सी कहानी लेकर चलते हैं, जहां हम सब मध्यम वर्ग के लोग हैं। हमारे यहाँ के परिवार की स्त्रियों को आभूषण बहुत पसंद होता है, सोना चांदी से उनको लगाव होता है, आज भी है। लेकिन एक खटिक देवी दिन क्या कहता है उसी उपन्यास में, दादा तुम कौन सा सुराज चाहते हो? तुम भी पहाड़ों की सैर करोगे, तुम भी मोटे मोटे तनख्वाह लोगे, बड़े बड़ी गाड़ियों में घूमोगे, पहाड़ों की सैर करोगे, कैसा सुराज चाहते हो? आज हम अपने सभी मित्रों से एक बात पूछें, आज हम कैसे भारत में रहते हैं? किस नेता के पास बड़ी गाड़ी नहीं है, बड़ा बंगलो नहीं है, गर्मियों में वो पहाड़ों की सैर नहीं करता बल्कि विदेशों की सैर करता है? हमें एक बार फिर से सोचना होगा, प्रेमचंद ने कल जो बात कही थी, आज उसकी ऐसी दशा क्यों है? हम अगर पूछें अपने लोगों से, अपने जनप्रतिनिधियों से, आप कैसा स्वतंत्र भारत चाहते हो? आपको अपने लोगों के प्रति संवेदनशीलता मर क्यों गई? ये कुछ ऐसे सवाल हैं, ये बुनियादी सवाल हैं जो प्रेमचंद को आज भी जस का तस उसी रूप में हमें याद दिला देते हैं। हमने आपसे कहा, प्रेमचंद अनमेल विवाह के प्रति, विधवा विवाह के प्रति, अंतरजातीय विवाह के प्रति एक पैनी दृष्टि रखते हैं। आप सब ने गोदान कई बार पढ़ा होगा। एक पिता हरखू कहता है, हमारी इज्जत ले लेते हो तो अपना धर्म हमको दे दो, मुदा तुम हमें ब्राह्मण नहीं बना सकते, हम तुम्हें चमार बना देंगे। किसी को भी, किसी जाति को भी, किसी धर्म को भी, किसी संप्रदाय को भी, किसी की बहन और बेटियों की इज्जत और आबरू से अश्लीलता, अनैतिक कर्म करने का विधाता ने कोई अधिकार नहीं दिया है, समाज ने कोई अधिकार नहीं दिया है। आ गया जरा फिर से कोई नेट प्रॉब्लम थी, अगर किसी को मेरी आवाज़ आ रही हो और कनेक्टिविटी जुड़ी हो तो कोई कमेंट करें। हाँ क्षमा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो ज़रा कमेंट करो। हेलो,
नेट चला, हाँ ठीक है, हाँ क्षमा, कोई जरा कमेंट करो अगर मेरी आवाज़ तुम तक पहुंच रही है। हाँ ठीक है ठीक है, चलो पूजा ने कर दिया, ठीक है आवाज़ आ रही। चलो, हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि प्रेमचंद के पात्र सजीव होते हैं, सजीव हैं, उनसे हमारा एक रिश्ता है, और रिश्ता भी ऐसा, जब वो रोते हैं तो हम रोते हैं, जब वो हंसते हैं तो हम प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। इनके अच्छे पात्र हमारी अच्छाइयों को बढ़ाते हैं और इनके बुरे पात्र हमारी बुराइयों को घटाते हैं। सफल कलाकार की यह सबसे बड़ी पहचान होती है। बड़ा रचनाकार वो है जो सीधी साधी बात को सीधे साधे ढंग से और सीधे साधे लोगों को समझाते जाए। हम दर्शन लिखते रहें, धर्म और राजनीति की व्याख्याएं करते रहें, लच्छेदार और बड़ी बड़ी बातें लिखते रहें और आम आदमी को समझ में नहीं आए तो सब मित्रों निरर्थक लगता है। जो सरल स्वभाव है प्रेमचंद का, और जो सरल सहज स्वाभाविक कहने का ढंग है, हमको आपको बताने का ढंग है, वो हमारे दिल पे उतर जाते हैं, हमारा उनका दिल से रिश्ता बन जाता है। रचनाकार बड़ा वही होता है मित्रों कि उसको ये लगे कि ये मेरी कहानी कह रहे हैं, हम उनकी नहीं। प्रेमचंद जब कोई रचना कर रहे हों, कोई किसी कलाकार का निर्माण कर रहे हों, किसी कला का निर्माण कर रहे हों, तो वो खुद कहते हैं कि आपको महसूस हो कि वो पात्र आप हैं, आपको महसूस हो कि आपके परिवार की कहानी है, आपको ये लगे कि आपका कोई अपना है जो दुखी है, जो सुखी है, तो मैं मानता हूँ वो रचनाकार सफल है, वो कलाकार सफल है। जब बातें लिखते हैं, सरल लिखते हैं, कोई पात्र मक्कार है तो उसकी बातें मक्कारी से भरी होती हैं, और सत्यप्रिय की बातें सच्चाई से भरी होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बुरा आदमी भी एकदम बुरा नहीं होता, उसमें भी कोई न कोई अच्छाई छुपी होती है। अच्छे से अच्छा आदमी भी एकदम अच्छा नहीं होता, मनुष्य होने के नाते उसमें भी कोई ना कोई बुराई रहेगी ही रहेगी। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है, और इसी मनोवैज्ञानिक सत्य को उद्घाटित करना, दिखा देना, पाठकों के बीच में ला देना रचनाकार का दायित्व बनता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इन्होंने जो पात्रों की रचना की, वो पात्र क्या कहते हैं? जो पवित्र हैं, जो सच्चे हैं, वो अगर गरीब हैं, लाचार हैं, बेवश हैं, लेकिन उनकी नज़र ऊंची रहती है। मित्रों, प्रेमचंद के पात्र गरीब जरूर होते हैं, लेकिन उनकी नज़र ऊंची होती है। और जो उनके अमीर पात्र होते हैं, रईस होते हैं, उनकी नज़र नीची होती है। आज के समाज में भी, आज के भारतवर्ष में भी, आज के भी विश्व में हम ऐसा देख सकते हैं कि जो गांव का किसान है, मजदूर है, स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, वो कितने स्वाभिमानी होते हैं, रोटी कपड़ा और मकान की समस्या से जूझ रहे होते हैं, लेकिन उनकी नज़र ऊंची होती है। प्रेमचंद ने बहुत से पात्रों को सजीव किया है, बहुत से जातियों को सजीव किया है, निम्न वर्ग को, अछूत वर्ग को, चाहे वो धोबी हो, मेहतर हो, चमार हो, नाई हो, कहार हो, जातियों और उपजातियों के लोगों के लिए सम्मान का भाव रखा है। वो ससम्मान बात करना चाहते हैं। जब प्रेमचंद अपनी कहानियों में आते हैं, जब अपनी कहानियों की बात करते हैं, छोटी छोटी कहानियां उठाते हैं, छोटे छोटे घटनाओं को, छोटे छोटे प्रसंगों को उठाते हैं और एक नया संदेश देकर के चले जाते हैं।
अज्ञे स्वयं कहते हैं जीवन एक अधूरी कहानी है। आप हम सबके जीवन में कोई ना कोई एक कहानी जरूर हो जाती है। ये जिंदगानी ही है, ये जिंदगी ही एक कहानी है। ज्ञानेंद्र कहते हैं, ज्ञानेंद्र ने कहानी को प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में जितने भी बातों को रखा है, ज्ञानेंद्र ने उसको भूख की संज्ञा दी है। कहानी को भूख की संज्ञा दी है और निरंतर समाधान पाने का प्रयत्न करती है। हमारे सवाल, हमारी शंकाएं, हमारी चिंताएं, और हम अपने जीवन में, अपने परिवार में समाधान ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते। हम उन समस्याओं से निकलने का, उस दुख और दर्द से उबरने की छटपटाहट हमें रहती है कि नहीं रहती। हम हमेशा यह प्रयास करते हैं। प्रेमचंद भी हमेशा अपनी कहानियों में एक नया प्रयास करते हैं। प्रेमचंद के पहले की अगर आप कहानियां देखें, इंदुमती हो, दुलाई वाली हो, ग्राम हो, रसिया बालम हो, रक्षाबंधन हो, कानों में कंगना हो, उसने कहा था हो, ये सब कहानियां हैं। कहानीकार भी बड़े हैं। मित्रों, किसी को छोटा और बड़ा नहीं कहना चाहिए। सबकी अपनी विशेषता है, सबकी अपनी संवेदनाएं हैं, सबके अपने शिल्प हैं, विधान हैं। इन कहानियों ने, प्रेमचंद की पहले की कहानियों ने चमत्कार उत्पन्न किया, कौतूहल उत्पन्न किया, मनोरंजन किया, रोमांस किया, आकस्मिक प्रभाव दिखाया। लेकिन सौत और पंच परमेश्वर ने भारत की ग्रामीण जीवन को, गांव की जनता को, हमारे किसानी परिवेश को, हमारे गांव को हमारे सामने रख दिया। प्रेमचंद की कहानियां हमारे जीवन से संबंध रखने लगी। प्रेमचंद का साहित्य जीवन से जुड़ गया। वो सिर्फ मनोरंजन करने के लिए नहीं कहानी लिख रहे थे, वो हमें हंसाने के लिए, हंसने के लिए कहानी नहीं लिख रहे थे। प्रेमचंद की कहानियों में, प्रेमचंद के कथा साहित्य में जीवन का स्थान और साहित्य का स्थान जुड़ गया। उनके उपन्यासों में, उनकी कहानियों में ग्रामीण जीवन दिखने लगता है, शहरी जीवन दिखने लगता है। उनकी कहानियां जीवन व्यापी हैं, उनकी कहानियां जनव्यापी हैं और उनकी कहानियां देशव्यापी हैं। यानी हम कह सकते हैं उन्होंने जीवन व्यापी बनाया, जनव्यापी बनाया और देशव्यापी बनाया। कफन कहानी में कुछ प्रसंगों को आप देखिए। ये बैकुंठ जाएगी, किसी को सताया नहीं, किसी को रुलाया नहीं। जो हम लोगों के मन में जो इच्छा थी, मरते मरते पूरी कर गई। जीते जी तो तन का ढकने के लिए कपड़ा नहीं दिया, और मरने के बाद एक नया कफन। कफन कहानी एक सवाल करती है मित्रों, आज भी करती है, कल भी करेगी। क्यों एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पशु की तरह व्यवहार करता है या करना चाहता है? क्यों हम किसी व्यक्ति के किए हुए परिश्रम का मेहनताना नहीं देते? आज हम एक बड़े संकट से गुजर रहे हैं। भारत ही नहीं, पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी के चपेट में है। खास करके मित्रों सोचिएगा कि किसानों और मजदूरों की क्या हालत हुई। हम सब ने तो अपने अपने सामान ऑनलाइन मंगा लिए, हम सब ने अपनी अपनी व्यवस्थाएं कर ली, हमने अपने जीवन का ढंग अपने हिसाब से बना लिया। तभी तो हम और आप ऑनलाइन संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं।
वो प्रेमचंद का ज़माना था, लिख करके बोलना होता था, लिख करके कहना होता था। आज हमारा ज़माना है। आज कोविड के चलते हमारे मज़दूरों और किसानों की क्या स्थिति हुई, इस पर एक प्रसंग हम आपको, क्योंकि आज हम देखना चाहते हैं प्रेमचंद को। सिहर जाता है मित्रों, रूह कांप जाती है। आपने होरी को देखा? हमने देखा सड़कों पर। आपने धनिया को तपते और बिलखते देखा अपने होरी के लिए? हमने देखा सड़कों पर। विकलांग पति को, मजदूर को अपनी पत्नी और बच्चे के साथ साइकिल पर देखा? हमने देखा, आपने भी देखा। अब बुधिया को सड़क पर प्रसव पीड़ा करते, तड़पते और मरते देखा। और हम आप 1936 के घीसू और माधव को लेकर के बैठे हैं। उनकी मजदूरी क्यों नहीं मिली मित्रों? उनका गुनाह क्या था? खाने और पीने के लिए बिलबिलाते रहे। उन्होंने जो मेहनत किया था उनका मेहनताना क्यों नहीं मिला? और जानते हैं, वो अपने गांव आना चाहते हैं। वो अपनों के बीच में आना चाहते हैं। वो शहर उनको काट रहा है, काटने लगा। अभी कुछ शहरों के बड़े बड़े लोगों के कारखाने बंद हो गए। उनको ये गुमान था कि वो उनको पालते हैं, लेकिन मेरा मानना है और प्रेमचंद का मानना है, और प्रेमचंद इसकी वकालत करते हैं कि ये मजदूर उनको पाल रहे थे और उनके जीवन स्तर को सुधार रहे थे और उनके जीवन को बड़ा कर रहे थे। मित्रों, बहुत सारे सवाल और बहुत सारे जवाब आते हैं दिमाग में। हमारा साहित्य कैसा होना चाहिए? प्रेमचंद इस पर भी एक बयान करते हैं। वो तो 1936 में ही कहते हैं कि साहित्यकार का दर्जा इतना नीचे न गिराइए। हमारे कुछ विद्यार्थियों ने, हमारे कुछ मित्रों ने कहा था कि कुछ संपादकों ने, कुछ लेखकों ने प्रेमचंद की कहानियों को कूड़ा कहा है। आपसे एक सवाल है मेरा, एक संवाद करने के माध्यम से, इस संवाद के माध्यम से, भारतवर्ष में कौन ऐसा रचनाकार है जो उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक पढ़ा जाता है? भारत और हिंदी साहित्य में कौन ऐसा रचनाकार है जिसको विश्व के सभी लोग पढ़ते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक प्रेमचंद। जानते हैं क्यों? क्योंकि प्रेमचंद अनुभूति की सच्चाई को लिख रहे थे। जो उन्होंने देखा उसको उन्होंने आत्मसात किया और उसको उन्होंने लिखा। उन्होंने हमें लड़ने का, जीने का रास्ता दिखाया। शांति कुमार कहते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर एक व्यंग करते हैं। गवर्नमेंट कुछ लोगों का समूह है जो अमीरी और गरीबी के बीच के खाई को और पैदा करती है और मिटाना नहीं चाहती। आप एक बात बताइए, अमीरी और गरीबी की खाई ही मिट जाए तो फिर हमारा तो अपने आप विकास हो जाएगा। हम तो अपने आप अपने रास्ते चल पड़ेंगे। प्रेमचंद को जोड़ते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर की एक बात याद आती है मित्रों। अगर हमको पूरे भारत को देखना होगा तो हमें अपने समाज की स्त्रियों को ऊंचा स्थान देना होगा। प्रेमचंद इसके प्रति हमेशा संवेदनशील रहे। जो अछूत हैं, जो निम्न जाति के लोग हैं, जो अस्पृश्य जाति के लोग हैं, जिनको हम सभी लोग अपना नहीं मान पाते, उन्हें अपनाना होगा। गोरा में रविन्द्रनाथ टैगोर जी लिखते हैं, गुरुदेव लिखते हैं, जहाज का मस्तूल कितना भी ऊंचा कर लो या बड़ा हो जाए, ऊंचा हो जाए, अगर उसके तलवे में, उसके तलहटी में छेद हो जाएगी तो बड़े से बड़ा जहाज डूब जाएगा। समाज के नीचे तबके के लोगों के उत्थान किए हुए, समाज के गरीब असहाय लोगों के समाज में लाए बिना हम बड़े भारतवर्ष का निर्माण नहीं कर सकते, हम विशाल भारत का निर्माण नहीं कर सकते।
हमें उन्हें अपने साथ जोड़ना होगा। समाज के निचले तबके के लोगों के पास, जिसके पास रोटी, कपड़ा और मकान नहीं है, जिसके पास पानी और बिजली जैसी मूलभूत समस्याएं हैं, उनके घरों में हमें रोशनी पहुंचानी होगी, उनके घरों में हमें अन्न और पानी की व्यवस्था करनी होगी। यह दायित्व तो हम सब सामाजिकों का है, यह हमारी सरकार का है, यह हमारे सामाजिकों का है। जैसे कोरोना के इस कहर में आज की तारीख में जिन लोगों ने भी, जिन समाज सेवी संगठनों ने भी, जिन चिकित्सकों ने भी, जिन हमारी बहन नर्सों ने, जिन समाज सेवी संगठनों ने, सरकारी एजेंसियों ने हमारे देश के गरीबों की, मजदूरों की, पीड़ितों की सेवा की है, हम उसको सत सत नमन करते हैं। और हम सब मिल करके इस विषम परिस्थिति में एक साथ खड़े होंगे। सच्चे अर्थों में प्रेमचंद के प्रति ये हमारी सच्ची संवाद की सार्थकता होगी। मैं एक बात और आपसे कहूँ मित्रों, बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए, और वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। जानते हैं क्यों प्रेमचंद दूसरों के लिए उदाहरण बनते हैं? क्योंकि उन्होंने भोगा हुआ सब लिखा। उन्होंने वो नकली हृदय के कारखाने वाली रचना नहीं करते, वो हृदय की बात करते हैं जो हृदय तक जाती है। एक प्रसंग और बचाता है जिस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। अछूतों का मंदिरों में प्रवेश सर्वप्रथम प्रेमचंद ने दिखाया है। 1930-31 के उपन्यास कर्मभूमि में जिन दलितों को, जिन लोगों को, अछूतों को मंदिरों में प्रवेश नहीं करने देते थे, वे लोग ही, समरकांत ऐसे लोग ही आगे आते हैं और उनका मंदिरों में प्रवेश दिखाते हैं। क्या मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे किसी एक धर्म और जाति के लोगों के लिए हैं? हम सबको तो भगवान ने बराबर ही बनाया है, हम सब उनकी संतान हैं। तो फिर ये छोटा बड़ा का भाव हमने पाला ही क्यों है? प्रेमचंद ने इस पर अपनी बहुत ही मजबूती से पक्षधरता रखी। प्रेमचंद की भाषा कितनी सहज है। जैसे पात्र होते हैं वैसे उनकी भाषा होती है, पात्रानुकूल उनकी भाषा है। सहज, सरल, सजीव, सार्थक। प्रेमचंद की भाषा बात करती हुई चलती है, हमको जोड़ती हुई चलती है। ऐसा नहीं होता कि ऐसा लगता है कि प्रेमचंद हमसे दूर जा रहे हैं। उनके पात्रों से ऐसी आत्मीयता जुड़ती है, ऐसा लगाव बनता है कि हम बह जाते हैं। हमारे अंदर एक रस के संचार की ताकत जो प्रेमचंद की भाषा शैली में है, वो स्वाभाविक रूप से जुड़ती चली जाती है। हम प्रेमचंद के हो जाते हैं, प्रेमचंद हमको हमारे हो जाते हैं, इसलिए हमें अपने लगने लगते हैं। ऐसे बहुत सी कहानियाँ और उपन्यास हैं जो हमारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, पानी पी पी कर पढ़ते हैं। समय 2-3 दिन, 5 दिन लगा करके एक उपन्यास खत्म करते हैं। लेकिन मेरा दावा है, प्रेमचंद ने जिस सहजता से अपनी कहानियों को, अपनी उपन्यासों को लिखा है, कहानियों और उपन्यासों से जिस तरह से वो जोड़ते हैं, हम उनसे जुड़ते चले जाते हैं। एक के भीतर एक कहानियां छुपी हुई हैं, एक के भीतर एक संवाद छुपा हुआ है। और इनसे एक उपन्यासों में, अगर प्रेमचंद के उपन्यासों को कई हिस्सों में हम बांट दें, अगर हम प्रेमचंद के उपन्यासों को कई कहानियों में तोड़ करके देखें, तो ना जाने कितनी कहानियां बन जाएंगी। ये उनकी खासियत है, ये उनकी विशेषता है। छोटी छोटी कहानियां, छोटे छोटे प्रसंग बड़ा अर्थ खोल देते हैं। एक प्रसंग और आप देखिएगा मित्रों, प्रेमचंद सिर्फ गांव की बात नहीं कर रहे होते थे। उनको पता है, उनको ठीक से पता है कि आने वाले समय में शहरी जीवन भी कितना कष्टकर होगा। याद करिए, जब गोबर अपनी पत्नी के साथ शहर में जाता है और सिलिया वहाँ पर मजदूरों की दशा देखती है, प्रेमचंद कहते हैं,
हमारा खाना उनको देखा नहीं जाएगा, और बड़े लोग अगर इस खाने को देख दें, हमारी स्थितियों को, हमारे सामाजिक परिवेश को देख लें, वातावरण को देख लें, उल्टी हो जाएगी। जिससे वो अपने जूते पूछते हैं उससे भी गंदे उनके कपड़े दिखाई पड़ते हैं। सांस लेना मुश्किल है, सिलिया बार बार सोचती है ये कौन सा शहरी जीवन है जहाँ शुद्ध हवा भी नहीं मिल रही होती है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि प्रेमचंद को पढ़ते और समझते वक्त हमको ऐसा लगता है कि प्रेमचंद गरीबों के, मजदूरों के मसीहा हैं? मित्रों, वो सब पे चोट करते हैं। राय साहब हो, खन्ना हो, मेहता हो, प्रेमचंद की एक और खासियत आपसे बताऊं। एक प्रसंग आता है प्रेमाश्रम में, जहां जमींदार और किसान के बीच की कहानी है, संघर्ष की कहानी है। हम सब लोग मध्यम वर्ग से हैं और हम सब की माँ जो होती हैं वो चाहती हैं कि बेटा को सबसे अधिक दूध या जो सबसे अच्छा खाने का सामान है वो मिल जाए। बलराज को कटोरा भर दूध जब उसकी माँ देती है, जब उसके पास आता है, तो वो अपने हलवाई की ओर बढ़ा देता है और कहता है जिसने जितना श्रम किया है उसको दूध पीने का उतना ही अधिकार है। ये प्रेमचंद की छोटी छोटी कहानियां हैं जो बड़ा अर्थ खोल देती हैं। 31 जुलाई उनकी जयंती है, 140वीं वर्षगांठ है। आज के भारत को कैसा प्रेमचंद देख रहे हैं? वो जहां भी हैं, जिस दुनिया में भी हैं, वो जरूर देख रहे हैं। हमारी अपनी मान्यता है। अच्छा, कभी आप सोचिएगा मित्रों कि घीसू और माधव को भी बैकुंठ के बारे में पता है। वो सीधे बैकुंठ जाएगी, यानी उनको पता है कि जो अच्छे कर्म करते हैं वो बैकुंठ जाते हैं। गीता का यह अटल वाक्य, जब छाता चहुदिशा किंचन, तब तब आता है नव वसंत, कर देता युग का परिवर्तन, कर्मणे बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। श्री कृष्ण की यह उक्ति हमें कर्म की प्रेरणा देती है। और कर्मभूमि उपन्यास कर्म ही पूजा है की वकालत करता है। प्रेमचंद के पात्र कर्म के प्रति सजग है। ठाकुर का कुआं में एक ऐसा बिंब प्रस्तुत करते हैं कि दरवाजा ऐसे खुला जैसे शेर का मुंह खुलता है। क्या पानी पर भी, पीने के पानी पर भी इस तरह की पाबंदी आज नहीं है क्या? जिन्होंने बड़े बड़े शहरों को देखा है, जो बड़े बड़े शहरों में जी रहे हैं, मेरे मित्र, मेरे छात्र, मेरे विद्यार्थीगण, आप कभी सोचिएगा, क्या आज सबको आरओ का वाटर है क्या? सबको शुद्ध पानी पीने के लिए है क्या? क्या करे गरीब और मजदूर? वही विषैले पानी को पी लें। मित्रों, आज तो हमारी मां गंगा, उनको साफ करने की आवश्यकता हो गई। ठाकुर के कुएं के पानी की बात तो छोड़िए, अब तो गंगा मां के पानी को भी साफ करने की आवश्यकता है। और सरकार कर रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन बड़े बड़े पूंजीपतियों ने, उद्योगपतियों ने गंगा के पानी को अपवित्र कर दिया है और गंदा कर दिया है।
मैं एक प्रश्न आया था, मैं किसी संपादक का नाम नहीं लेना चाहता, मैं किसी बहुत बड़े आलोचक और किसी व्यक्ति के गुण और दोष की व्याख्या नहीं करना चाहता इस संवाद में, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि शब्द चयन अच्छा होना चाहिए, किसी के साहित्य को कूड़ा नहीं कहना चाहिए, और ख़ास करके प्रेमचंद ऐसे महान कलाकार जो सोशल इंजीनियर कहे गए, इस उपन्यास सम्राट को, इस कलम के सिपाही को इस कदर मत बोलिए, सूर्य को दिया मत दिखाइए, क्योंकि हल्के से हवा के झोंके से दिए को बुझ जाना है, सूर्य को तो हमेशा चमकना है, उसकी रोशनी से ही हम रोशनी पाते हैं। अपने पॉकेट में किसी पत्रिका को लेकर के अपनी संपादकीय पर इतराइए मत, क्योंकि आपकी पत्र और पत्रिका और आपकी संपादकीय का मूल्यांकन पढ़ी लिखी जनता करती है। आपने कभी गांव के किसान को देखा है? आपने कभी गांव को देखा है? वातानुकूलित कमरे में चकाचौंध के बीच में बैठकर भारत की कृषि व्यवस्था पर मत रोइए। आपने कभी मेढ़ और पगडंडी देखी है? पानी के बीच में उतर करके रोपाई की जाती है। आपने कभी धान की रोपाई की है? आपने थ्रेसिंग सुना है कि गेहूं की थ्रेसिंग कैसे होती है, बालियां कहाँ कैसे कटती हैं, भूसा कैसे बनता है? आप अपने लेखन को भूसा बनाए रखिए, हम प्रेमचंद के दाने के साथ इतराने के लिए तैयार हैं। प्रेमचंद बेहतरीन थे, बेहतर कलाकार थे। वो सामान्य जनता को, सामान्य से सामान्य जनता को सत्ता संपन्न देखना चाहते थे। वो अमीर और गरीबी की खाई को मिटा देना चाहते थे। वो छोटे और बड़े का भेद मिटा देना चाहते थे। बड़ा रचनाकार वह होता है जिसकी कहानियाँ, जिसके उपन्यास, जिसका कथा साहित्य, जिसका लेखन सवाल करता है। प्रेमचंद तो एक सवाल छोड़ कर गए, ठगनी क्यों नैना झमकावे, ठगनी क्यों नैना झमकावे। प्रेमचंद को नमन करते हुए और एक सीख लेते हुए कि हमारे आसपास अगर कोई रोता है तो उसको हंसाया जाए, हमारे आसपास अगर कोई भूखा है तो उसे खिलाया जाए। विवेकानंद जी ने कहा था, जब वो धर्म संसद में शिकागो जा रहे थे, न कोई ऊंची जाति का भारतीय है, न कोई नीची जाति का भारतीय है, न कोई छोटा है और न कोई बड़ा है, यह समग्र भारत सभी भारतीयों का है और हम मूल रूप से भारतीय हैं। आइए एक श्रेष्ठ भारत, एक स्वच्छ भारत और एक बड़े भारत, एक विशाल भारत को बनाने में अपना योगदान दें और उस रचनाकार को, कथाकार को, उपन्यास सम्राट को, कलम के सिपाही को बहुत बहुत नमन। आप सभी जो मेरे साथ जुड़े, मेरे साथ जिन्होंने संवाद में हिस्सा लिया, आप सभी को हृदय से, दिल से, अपने विद्यार्थियों को, अपने मित्रों को, अपने शोध छात्र छात्राओं को और सभी शोध छात्राओं को जो शोध कार्य से जुड़े हैं, मेरे सभी वो प्रिय विद्यार्थी हैं, क्योंकि शिक्षक के लिए कोई एक विद्यार्थी नहीं होता। आप सब मेरे हैं और मैं सब आपका हूँ। एक सवाल करते हुए मैं फिर अपनी बात को ही समाप्त करता हूँ। हजारों साल से यूं तो है आदमी का वजूद, आज आदमी की ज़रूरत है आदमी के लिए, आज आदमी की ज़रूरत है आदमी